हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका को समझा जाता है। किसे समझा जाता है? कोशिका को समझा जाता है। जीवन की मौलिक इकाई इसे क्यों समझा जाता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक जो दीवार जो होती है, उस दीवार का जो निर्माण होता है वो ईंटों से मिलकर के होता है। तो जो उस दीवार के लिए जो संरचना अर्थात जो पूरी दीवार जो बनी है, पूरी जो संरचना है, उसके लिए इकाई अर्थात एक का कार्य जो है वो कौन करती है? वो करती है एक ईंट। जिस प्रकार से एक ईंटों को बारंबारता से जोड़ने पर पूरी दीवार का निर्माण हुआ है और उसके बाद में उस दीवार के लिए एक ईंट जो है वो उसके लिए संरचनात्मक इकाई बन जाती है, उसी प्रकार से मानव शरीर का जो निर्माण जो होता है वो कोशिका से मिलकर के होता है। या जंतुओं का जो पूरा शरीर जो है या पादपों का जो पूरी बॉडी जो है, उनका सबका निर्माण जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के होता है। तो अर्थात इन सभी जीवों और पादपों के लिए जो कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक इकाई बन जाती है। इसीलिए जो है इसे जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई होने के साथ साथ कोशिका जो है वो हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। क्रियात्मक इकाई कहने का अर्थ ये है कि शरीर की हमारी बहुत सी जैविक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्वारा ही कंट्रोल होती हैं, कोशिका द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। कौन कौन सी ऐसी क्रियात्मक अभिक्रियाएं हैं जो कोशिका द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसके बारे में हम जो कोशिका का पूरा अध्ययन करेंगे चैप्टर के अंदर, तो हम इसके अंदर पूरा देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं स्टार्टिंग में कि कोशिका के बारे में कुछ जानकारियां जो है वो हम प्राप्त करते हैं। पहले जैसे कोशिका जो होती है उसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोशिका का पहला घटक होता है केंद्रक, दूसरा घटक होता है कोशिका द्रव्य और तीसरा घटक होता है कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो कोशिका जो होते हैं उसके यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, इसके बारे में देखते हैं। तो यह कोशिका का सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, अर्थात चयन करती है पहले ये कि कुछ पदार्थों को तो अंदर से बाहर आने जाने देगी और कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर आने के लिए रोकती है। तो अर्थात चयन के हिसाब से ये झिल्ली पारगम्य होती है, तो इसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसके बाद बात करेंगे हम कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जो होती है उसमें क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है जैसे जंतुओं के अंदर, उसके विपरीत पादपों के अंदर क्या होता है? पादपों के अंदर इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, तो जैसे इस प्रकार से मान लीजिए कि ये कोशिका का बाहरी आवरण जो है इसे मैंने कहा कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है बाहर से आने वाले कोई पदार्थ जो होते हैं उनको या बाहरी जो कुछ भी अगर कोई चीज आएगी तो उससे कोशिका के अंदर की रक्षा करती है। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। लेकिन जो पादप कोशिका जो होती है उसमें इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यही कोशिका भित्ति में बताया गया है कि कोशिका भित्ति में क्या होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम आगे अध्ययन करेंगे। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो यह था कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोशिका जो होती है उसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो हमने पहले जो है कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो कोशिका झिल्ली का क्या कार्य था? कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को बाहरी आवरण प्रदान करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से केंद्रक कार्य करता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले
कोशिका जो होती है ये सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, और इसके मध्य जो है वो केंद्रक पाया जाता है। मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक जो है वो एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। केंद्रक कैसा कोशिकांग होता है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, अर्थात केंद्रक के बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रक जो होता है, अब यदि मैं अलग से केंद्रक को ही बनाऊं एक बार पहले, जैसे ये कोशिका झिल्ली बाहर है, ये केंद्रक है। अब मैं सिर्फ केंद्रक का यदि मैं चित्र बनाऊं तो देखिए इसे, तो केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और केंद्रक जो होता है इसके अंदर एक और केंद्रक सा पाया जाता है, उसे हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं उसे हम? केंद्रिका, जो केंद्रक पर नियंत्रण रखती है। और केंद्रक जो होता है उसका स्वयं का कार्य क्या होता है? तो केंद्रक जो है पूरी कोशिका के जितने भी कोशिकांग जो होते हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। और केंद्रक पर नियंत्रण कौन रखता है? तो केंद्रक पर नियंत्रण रखता है केंद्रिका। इसके अलावा केंद्रक जो होता है उसके अंदर जो द्रव्य जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं उसे हम? उसे बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। इसके अलावा केंद्रक के अंदर कुछ तंतु या धागानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं उसे हम? उसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं ये दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ये होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर के बनते हैं। किस किस से? एक होता है इसके अंदर प्रोटीन, और एक ये मिलकर इसका निर्माण होता है डीएनए से। तो क्रोमोसोम का निर्माण किससे मिलकर के होता है? प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के। डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह करने के लिए काम में आता है। और डीएनए जो है वो हमेशा क्या होता है? माता पिता से संतति के अंदर आता है। तो ये था कुछ केंद्रक के बारे में, और केंद्रक के बारे में पूरा यहां लिखा हुआ है। उसके बाद में जैसे कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का, कैसे परत का? दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, अर्थात छड़ के रूप में ये दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वह माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा केंद्रक के बारे में बताया गया यहाँ पे आपको। उसके बाद में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है कि केंद्रक के बाहर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्र के बाहर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ऐसे जो जीव जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। ऐसे जीव जिनके केंद्रक के बाहर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। और ऐसे जीव जिनके केंद्रक के बाहर कोई आवरण पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। तो यह जैसे बताया गया यहाँ पे, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव, तथा जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो ये था केंद्रक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे मैं आपको इसमें समझाऊं, जैसे क्या था कि हमने देखा कि जो सबसे बाहरी आवरण कोशिका का जो है इसे हमने बोला कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, जो पहला घटक था। दूसरा हमने देखा कि मध्य केंद्रीय इस प्रकार से जो केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम घटक कोशिका द्रव्य के बारे में। तो क्या होता है कि केंद्रक के बाहर और केंद्रक झिल्ली के कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ जो पूर्णतः जो लिक्विड जो पाया जाता है, यहाँ जो द्रव जो पाया जाता है, उस द्रव को हम क्या बोलते हैं? उस द्रव को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य जो होता है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे कोशिका के
अंग पाए जाते हैं, जिसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, अंतःद्रव्यी जालिका होगी, गोल्जी काय होगा। इस प्रकार से बहुत सारे अंग जो हैं इस द्रव के अंदर डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कोशिका के बहुत सारे अंग जब होंगे तो उन्हें हम कहेंगे, कोशिका के ये अंग हैं तो इन्हें हम बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे इसे हम? कोशिकांग। तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत से कोशिकांग डूबे रहते हैं। और आगे कोशिका द्रव्य, किसको? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से हम इन बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या क्या बोला मैंने? कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से इन्हें कहा जाता है मिलाकर के जीव द्रव्य। तो ये था कोशिका द्रव्य के बारे में। अब हम आगे क्या अध्ययन करेंगे? अब हम आगे अध्ययन करेंगे ये कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर बहुत सारे जो अंग जो हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसे कार्य करता है, लाइसोसोम जो होता है वो कैसे कार्य करता है। तो ये कोशिका के विभिन्न अंग जो होंगे उनके बारे में यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिका अंगक या कोशिका के अंग, जिसमें पहला कोशिका का अंग हम पढ़ रहे हैं अंतःद्रवी जालिका। देखिए बच्चों, अंतःद्रवी जालिका जो होती है वो किस प्रकार से होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर यहां पर केंद्रक है मध्य के अंदर। तो कोशिका अंतःद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःद्रवी जालिका जो होती है एक हिसाब से इसके अंदर एक जाल होता है कोशिका के अंदर, जो क्या करता है? एक नलियों का एक जाल होता है जो क्या करता है? कोशिका को आवश्यक सूचनाएं जो कोशिका के क्या केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य इन दोनों के मध्य आदान प्रदान का कार्य जो करवाता है तो वो इन नलिकाओं के माध्यम से ही होता है, जिन्हें हम अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। जैसे बताया गया है, अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रवी जालिका की रचना में भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ईआर या अंतःद्रवी जालिका जो है, अंतःद्रवी जालिका का कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य मुख्यतः कौन सा पदार्थ होता है? प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतःद्रवी जालिका जो होती है उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है केंद्रक द्रव्य और जो कोशिका द्रव्य जो है इनके मध्य आवश्यक पदार्थ मुख्य रूप से कौन सा होता है? प्रोटीन। तो इनका आदान प्रदान कराने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो अंतःद्रवी जालिका के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कोशिकांग है हमारा गोल्जी उपकरण या जिसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जो गोल्जी काय जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक कुछ झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो कोशिका जो है, कोशिका के अंदर इस प्रकार से कोशिका के अंदर इस प्रकार से क्या होता है कि जो चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो गोल्जी उपकरण क्या करता है कि जो अंतःद्रवी जालिका जो होती है, क्या बोला मैंने? जो अंतःद्रवी जालिका जो होती है, अंतःद्रवी जालिका के अंदर जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं या जो पदार्थ बनते हैं उन्हें पुट्टिकाओं के अंदर, उन्हें किसमें? पुट्टिकाओं में पैक करने का कार्य तथा कोशिका से बाहर करने का कार्य या कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी उपकरण द्वारा। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या बताया मैंने कि जो गोल्जी उपकरण जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसके द्वारा जो अंतःद्रवी जालिका जो है उसके द्वारा जो पदार्थ संश्लेषित किए गए हैं उन्हें पुट्टिकाओं में भर करके कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर तक पहुंचाना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य गोल्जी उपकरण द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम के निर्माण का कार्य जो होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा। लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जो लाइसोसोम जो होता है उसका जो निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी उपकरण द्वारा। यही इसमें लिखा गया है कि कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज की थी। तो गोल्जी उपकरण जो है वो कैसा है? झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं। जैसे मैंने यहां दिखाया है कि एक दूसरे के ऊपर कैसे, किस रूप में? समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर सजी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं।
ER अर्थात अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों तक भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका के पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है? तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में एक झिल्ली से घिरा हुई संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम जो है वो क्या करता है? जो मृत कोशिकाएं जो होती हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनका पाचन करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? वो कार्य होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो है वो एकल संरचना वाला ही कोशिकांग है जिसमें जैसे इसमें बताया गया है कि संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम अर्थात वो क्या करेंगे? जो मृत कोशिकाएं जो होंगी उनका क्या कर लेंगे? पाचन कर लेंगे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपदान वाला तंत्र है। अपशिष्ट अर्थात जो मृत जो पदार्थ होते हैं उनके अपशिष्ट का निपदान करना, ये किसका कार्य होता है? लाइसोसोम का। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो यह कार्य किसका होता है? लाइसोसोम का। आगे देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा कोशिकांग होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के समान ही दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है? केंद्रक जैसे हमने देखा था कि जिसके बाहर दोहरी झिल्ली थी, उसी प्रकार से दोहरी झिल्ली कौन से कोशिकांग में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंदर कि श्वसन की जो विक्रिया जो होती है उसका एक भाग जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और श्वसन की विक्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए जो है ऊर्जा का निर्माण अगर किसी जगह होता है तो उसे हम शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अद्भुत अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास स्वयं का एक डीएनए और स्वयं का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत क्यों माना जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है और स्वयं का उसके पास राइबोसोम होता है। इसके अलावा जब ने देखा था पहले डीएनए, तो डीएनए कौन से कोशिकांग के अंदर था? डीएनए था पहले केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अलावा एक अन्य कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है तो वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इससे भी अपने कुछ प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। तो स्वयं के लिए जो प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो स्वयं ही तैयार कर लेता है। तो यह था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किन में पाया जाता है? तो ये सिर्फ पाया जाता है पादप कोशिका के अंदर। प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में उपस्थित होता है? तो प्लास्टिड सिर्फ होता है पादप कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। और ये प्लास्टिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही क्या होता है? रंग। अर्थात क्रोमोप्लास्ट ऐसा कोई क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादपों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था प्लास्टिड के बारे में। आगे है रसदानियां। तो रसदानियां जो है वो क्या होती हैं? वो ठोस एवं तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियां होती हैं। और ये रसदानियां जंतु कोशिका में छोटी होती हैं लेकिन पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा होता है। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है जैसे कि जो रसदानियां जो होती हैं वो ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। अर्थात इसमें ठोस और तरल पदार्थ संग्रहित रहते हैं।
और इनका आकार जो है वो जंतु कोशिका में छोटा होता है लेकिन पादप कोशिका में बड़ा होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप एक बात बताऊं कि जैसे क्या होता है कि जो पादप जो होते हैं उनको जल के संग्रहण की आवश्यकता ज्यादा होती है जंतुओं की अपेक्षा। तो क्या होता है कि यदि पादपों को जल के संग्रहण की आवश्यकता ज्यादा है पादपों की अपेक्षा, तो पादपों के अंदर क्या होगा कि जो संग्रहित करने के लिए जो थैलियां जो होंगी वो भी क्या होंगी, बड़ी होंगी आकार में। तो यही जो जल जो है वो किस में संग्रहित किया जाता है, वो रसदानियों में संग्रहित किया जाता है। तो क्या होगा कि जो पादप कोशिका जो होगी उनकी रसदानियों का आकार जो है वो बड़ा होगा और जंतु कोशिका की रसदानियों का आकार छोटा होता है। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो रसदानियों में एकत्रित रहते हैं, जो कौन कौन से हो सकते हैं, अमीनो अम्ल, विभिन्न कार्बनिक शर्करा एवं कुछ प्रोटीन जो हैं, ये सभी भी किसमें, रसदानियों के अंदर संग्रहित रहते हैं। तो इस प्रकार से रसदानियां जो है वो कार्य करती हैं कोशिका में। आगे बढ़ते हैं, आगे है कोशिका विभाजन। देखिए बच्चों, जो नई कोशिका का जो निर्माण जो होता है वो कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। क्या कहा मैंने, नई कोशिका का निर्माण जो है वो कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। नई कोशिका के निर्माण की आवश्यकता क्या है, तो इसको अपने समझें। अगर जैसे मान लीजिए कि जब कोई अगर बच्चा छोटा होता है तो उसमें क्या कोशिकाएं कम होती हैं और जैसे जैसे वो बच्चा जो है वयस्क या बड़ा होता जाता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। ये सेम वही बात है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जो एक दीवार जो होती है यदि उसके अंदर ईंटों की संख्या कम होगी तो दीवार क्या होगी, छोटी होगी, और जैसे ही उसमें ईंटों की संख्या यदि बढ़ जाती है किसी दीवार में तो दीवार बड़ी हो जाती है। सेम इसी प्रकार से यदि कोशिकाओं की संख्या यदि किसी में कम, अगर छोटा बच्चा जो होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी और जैसे जैसे वो बड़ा या वयस्क होता जाता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। अब उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है अर्थात उसमें नई कोशिकाएं जो आई हैं वो नई कोशिकाएं कैसे आती हैं, तो वो नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा आती हैं। ये कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है इसे हम कायिक विभाजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कायिक विभाजन भी कहते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसे हम जनन विभाजन या जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन भी कहते हैं। इसे समसूत्री कहते हैं एक को, और दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि समसूत्री विभाजन में जैसे यहाँ पर पहले मात्र कोशिका के अंदर मान लीजिए 46 गुणसूत्र थे, तो जो संतति कोशिकाएं जो होंगी उनके अंदर भी 46 गुणसूत्र ही उपस्थित होंगे। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जैसे मान लीजिए मात्र कोशिका के अंदर यदि 46 गुणसूत्र है तो संतति कोशिकाएं जो होंगी उसके अंदर कितने गुणसूत्र रहेंगे, उसमें 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो एक समान बनी रहती है। तो मैं फिर से बता देता हूं, तो क्या बताया मैंने कि कोशिका विभाजन जो है वो क्यों आवश्यक है। कोशिका विभाजन जो है वो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का हो सकता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर मात्र कोशिका और संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उनके आधी संख्या में संतति कोशिका में गुणसूत्र रह जाते हैं, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा कि एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने कोशिका के जो मूल घटक है उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद में कोशिका के विभिन्न कोशिकांग जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसी उनकी स्थिति होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और अंत में हमने कोशिका विभाजन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।